हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज हम आपको पूरा गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित प्रश्न करवाने वाले हैं और लगभग यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो 100 से प्लस क्वेश्चन आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चन आपका यहाँ पे होगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है आज का। इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने पूरे गवर्नर और जनरल यहाँ तक कि वायसराय सबकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई थी और टेलीग्राम पे आपको वो मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सारा देख लिया होगा और अब आप क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो वहाँ पे आपको पूरे गवर्नर जनरल और वायसराय की लिस्ट मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में आपको दे दी थी, जहाँ पे सारी चीज़ें आपको कवर करा दी गई हैं। इसके समय में घटी गई हर घटना को वहाँ पे जिक्र किया गया है जो इम्पोर्टेंट है वो। तो आज हम जो भी बचा खुचा जितना भी चीज़ है सब आज क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। तो कंप्लीट देखिएगा वीडियो को, तभी आपको फ़ायदा होगा। 100 प्लस क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं इसको लेकर। तो चलते हैं क्विकली अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको पूरे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट मैं करवा रही हूँ और एक एक टॉपिक पे हम आपको लगातार क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जिसमें एक एक टॉपिक पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ताकि कुछ भी आपका रुके नहीं, आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम एक एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं और उस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सभी चीज़ों को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस कौन सा आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने सभी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसमें कौन सा कथन सही है? तो ये वाला कथन आपका सही है और ये वाला कथन आपका गलत है। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? तो ये बंगाल के गवर्नर थे, ओनली गवर्नर, जनरल नहीं थे। तो बंगाल के गवर्नर अगर पूछा जाए पहला तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। या फिर आपसे पूछा जाए ब्रिटिश कंपनी का संस्थापक कौन था भारत में, तो भी आपका रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। सबसे पहले यही आता है और ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन चैप्टर पढ़ा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका गलत है और ये वाला क्वेश्चन सही है। तो सिर्फ ऑप्शन बी, केवल दो ही आपका सही होगा। ठीक है, विलियम बेंटिंग्स जो था, यहाँ पे विलियम बेंटिंग्स ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखेंगे। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं, चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं करनी है, सभी चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे। रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ और सिर्फ बंगाल का गवर्नर कहा जाएगा और विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे आप कहानी अच्छे से समझ लीजिए। वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त, मैंने अभी अभी आपको बताया वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा और विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। आप डेट भी ध्यान में रखिए। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब यहाँ देखिए भारत का पूछ रहा है तो कौन? बेंटिंग हो जाएगा। तो बेंटिंग हमारा ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाता आपका? विलियम बेंटिंग आपका राइट हो जाता, विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था। यहाँ पे आपका ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अभी अभी हमने देखा कौन था, विलियम बेंटिंग था। यहाँ भी ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो यहाँ हम सीधा सीधा ई ऑप्शन को लगाएंगे। ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं और क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, बहुत हिम्मत चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं को लगाने के लिए, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप पूरी तरह से कंफर्म होंगे। अब यहाँ घटनाओं के बारे में बताना है, कौन सा घटना पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। तो सबसे पहले हम देखें तो बक्सर की संधि 1774 में होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्लाइव 1765 में पुनः भारत में इसका आगमन होता है मई में। ठीक है, 3 मई समथिंग डेट है इसका। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि, यह भी आपका 1765 में होता है।
और उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग, देखिए ये स्टेटमेंट ही आपका गलत दिया है। वॉरेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर नहीं बना था, यहाँ पे गलत दे दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका देखा जाए तो आयोग की तरफ से गलत है। ऐसे सही अगर ऐसे देखा जाए तो कौन सा आपका क्रम वाइज सही हो जाएगा, तो पहले 3 है तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 सही होना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, 3 1 2 4 बी ऑप्शन में है। देखिए बी ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट एक गलत था, इसलिए आयोग को ये क्वेश्चन को गलत करना पड़ा था, मानना पड़ा था इसको। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। बक्सर का युद्ध देखिए 22 अक्टूबर 1764। भारत का पुनः भारत में आगमन, क्लाइव का पुनः भारत में आगमन 3 मई 1765। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765। और वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनता है 1772 में। तो इस तरह से ये इसका सही क्रम हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग होना चाहिए था, पर वहाँ पे क्वेश्चन में ही गलती किया हुआ था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल बताया गया है, जो कि गलत है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बता दिया गया है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल का गवर्नर 1772 में बनता है वॉरेन हेस्टिंग, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो जिन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई और जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय क्लाइव को जाता है। बिल्कुल सबसे पहले यही आके सैनिक और असैनिक जो है दोनों में सुधार करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। तो यहाँ पे संग्रहित इसने नहीं किया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही आपका सही होना चाहिए, क्योंकि यही गलत है। ऐसे हम देख लेते हैं, डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है। द्युति कहे या व्युत्पगत का सिद्धांत, व्युत्पगत का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, व्युत्पगत का सिद्धांत, तो ये भी होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ब्रिटिश साम्राज्य का अगर संस्थापक पूछा जाएगा तो लॉर्ड क्लाइव यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले यही तो आता है ना, फिर प्लासी का युद्ध होता है, और यहाँ पे आपका देखा जाए तो लॉर्ड क्लाइव ही उस समय वहाँ पे गवर्नर होता है। चलते हैं आगे। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो किसने किया था, राजा चेत सिंह। यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लीजिए इसके बारे में दिया है, बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, क्योंकि देखिए वो 1772 में ही बन गया था ना, हमने अभी भी देखा 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। तो इसी के समय में बनारस विद्रोह होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वो कब हुई थी, 1784 में हुई थी। 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, और उस समय वॉरेन हेस्टिंग का समय क्या माना जाता है, 1774 से 1785, ध्यान रखेंगे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, अब किससे संबंधित है ये, तो ये भी आपका हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या था सुरक्षा प्रकोष्ठ, यहाँ पे देख सकते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली संबंधित है। देखिए दोनों में से कोई ऑप्शन में होगा तो आंसर आपका हो जाएगा, हेस्टिंग हो चाहे वेलेस्ली हो। वॉरेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। कंपनी का उद्देश्य केवल अपने राज्य की सुरक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि पड़ोसी राज्यों की सीमा की सुरक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित हो सकें। तो इस तरह से यह नीति इसने अपनाई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसके समय में हुआ था, तो
हेस्टिंग के समय में हुआ था। रिंग फेंस नीति पूछा जा रहा है किससे संबंधित है, तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग आपका सही हो जाएगा। देखिए ये सब नीति आपको याद रखना है, ठीक है। रिंग फेंस नीति भी किसके संबंधित है, वॉरेन हेस्टिंग। अब आगे देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है किसने समाप्त किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। अगर इसको पूछा जाए कि द्वैध शासन कौन लाया था, तो रॉबर्ट क्लाइव लाया था, ठीक है। और इसको समाप्त किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो अभी अभी हमने देखा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू की गई, और हटाया किसने था, वॉरेन हेस्टिंग ने। इतना बात ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग पे ही चलाया गया था। ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन आपका ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं, देख लेते हैं आगे, दो ऑप्शन और था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग है, देखिए इसी के ऊपर अन्यायपूर्ण और निरकुंस कार्यों के कारण इस पर महाभियोग चलता है, लेकिन इसको बाद में इसको मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है यहाँ पे किया गया है। तो महाभियोग का मुकदमा किस पर चलाया गया है, देखिए यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर चलाया गया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो वेलोर का विद्रोह पूछा जा रहा है किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था वेलोर का विद्रोह। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, 1806 ईस्वी में वेल्लोर मद्रास सेना के भारतीय सैनिकों एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुड़वाने तथा तिलक न लगाने के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। इस समय गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो था, और इसी के काल में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना भी हुई थी। किसके समय में, तो जॉर्ज बार्लो के समय में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई थी। और वेल्लोर का विद्रोह 1857 की क्रांति के पूर्वगामी भी माना जाता है, यानी कि सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था धर्म को लेकर के, जो भी संस्कृति है उनकी, उनको लेकर के हुआ था, जो पगड़ी पहनना, दाढ़ी मुड़वाना, तिलक ना लगाना, इस पर विरोध किया गया। तो इसी के विरोध में खड़े हुए थे सबसे पहली बार। उसके बाद तो फिर 1857 क्रांति होती है, जिसमें पहला जो तात्कालिक कारण माना जाता है वो कारतूस होता है ना, चमड़े का कारतूस, इसके वजह से माना जाता है। चलते हैं आगे, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की, तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कानून की विशिष्टता का नियम जो है भारत में लागू इसी ने किया था। अब कानून के अंदर ही आपका न्यायिक संगठन आ गया, ठीक है। कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया गया था। क्या प्रस्तुत किया गया था, कॉर्नवालिस संहिता नाम से जाना जाता है, ठीक है। कॉर्नवालिस संहिता इसी के समय में लाया गया था। कर और न्याय प्रशासन को पृथक किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। न्याय प्रशासन को और कर को, दोनों को पृथक किया गया था। भारत की संविदा वध सिविल सेवा का प्रारंभ भी कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। संविदा वध सिविल सेवा का प्रारंभ भी किसके समय में हुआ था, कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। और इसकी मृत्यु हो गई थी आपकी 1805 में, ठीक है। 5 अक्टूबर 1805 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और गाजीपुर में इसका कब्र है, ये पूछा जाता है, ठीक है। गाजीपुर में इसका कब्र है, किसका, कॉर्नवालिस का। आचार संहिता इसी के काल में आई थी। और देखा जाए तो सिविल सेवा का प्रारंभ, जो संविदा के रूप में जो सिविल सेवा का प्रारंभ है, वो भी कॉर्नवालिस के समय में आया था। इतनी बात आपको कॉर्नवालिस से रिलेटेड याद रखनी है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी, कॉर्नवालिस। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे समृद्ध किया ज़्यादा। और 1793 में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसमें कर और न्याय प्रशासन को पृथक किया गया था। यही मैंने आपको बताया था। देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंट
सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, यही मैंने अभी आपको बताया, का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो कौन हो जाएंगे? कॉर्नवालिस हो जाएंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया किसके शासनकाल में? लोक सेवा सिविल सेवा एक ही बात है, कॉर्नवालिस शासनकाल में किया गया, इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है? तो किस जो पद को कंपनी बहादुर का शानो शौकत कहा जाता था? दरोगा उस टाइम पे। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? मैंने आपको बता दिया है, गाजीपुर में स्थित है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर 1805 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसकी कब्र है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो कौन सा कथन लागू नहीं होता ये बताना है। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये तो था। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी था। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, नहीं, ये नहीं था। अब भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखिए, और अगर हम बात करें वेलेजली की, तो वेलेजली की एक सहायक संधि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ये सहायक संधि जो थी, इसमें सबसे पहला जो विलय किया गया वो हैदराबाद का किया गया था, ध्यान रखेंगे, हैदराबाद का किया गया था। इसके बाद मैसूर, इसके बाद था आपका तंजौर, ये सब आप नोट कर सकते हैं, तंजौर। उसके बाद अवध, पेशवा, भोसले, इसके बाद सिंधिया और होलकर, इतना विलय इन्होंने किया, सिंधिया और होलकर। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। चलते हैं आगे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा बताना है। ठीक है, पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर पहला पूछा जाता कौन सा प्रदेश था पहला, तो हैदराबाद हो जाता आपका। ठीक है, हैदराबाद हो जाता, पर यहाँ पूछा जा रहा है पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनके बारे में जानना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था और 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी गई। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसिन में शरण ली और इस तरह से पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजी संरक्षता को स्वीकार कर लिया और संधि कर ली। तो पहला अगर मराठा पूछा जाए तो जो पेशवा बाजीराव द्वितीय यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बसीन की संधि पूछ रहा है कि हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया? तो अभी हमने देखा अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, तो पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक, अब देखिए सहायक संधि बहुत सारे लोगों ने किया था, बहुत सारे जो यहाँ पे लॉर्ड गवर्नर थे उन्होंने किया था। तो अवध का नवाब जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए, आपका यहाँ पे वेलेजली का अगर पूछा जाता तब आप बताते हैदराबाद। देखिए, वेलेस्ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था, पहले से ही सहायक संधियां हो रही थी। वेलेस्ली के टाइम की बात यहाँ पे नहीं पूछी गई है, अगर वेलेस्ली पूछी जाती तो हैदराबाद पहले हो जाता। ठीक है,
संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेस्ली की विशेषता केवल यह थी कि इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, सबसे पहली, ठीक है, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। अवध ने एक अंग्रेज रेसिडेंट को लखनऊ में रहना स्वीकार किया था। और यहाँ पे देखिए आपको नोट करके लिखा भी गया है कि यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि होती तो हमारा हैदराबाद होता पहला आंसर, ठीक है, और सिर्फ सहायक संधि पूछी गई तो अवध हो गया। बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने बहुत ही अच्छे से क्रियान्वयन किया था इसका। आगे चलते हैं। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, किसने नहीं की थी? तो निजाम ने तो की थी, इंदौर के होलकर ने भी की थी। दो ऑप्शन और देख लेते हैं। जोधपुर के राजपूत राज्यों ने भी की थी और मैसूर ने भी की थी। यहाँ पे तो ऑप्शन ही गलत है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से लोगों ने की थी। तो हमें फैक्ट्स जानना ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हैदराबाद 1798 से 1800 के बीच में, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, इंदौर के होलकर, इन सभी ने की थी। और जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर, इतने सारे जो थे इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो विकल्प में ऐसा कोई भी आंसर नहीं है, तो इसलिए विकल्प सही ही नहीं है। चलते हैं आगे, यहाँ देख लेते हैं। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद की निजाम यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सबसे पहले किया था, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि की बात यहाँ पे की जा रही है कि कौन सा काल क्रमानुसार होगा। तो सबसे पहले तो हैदराबाद ही था, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। उसके बाद मैसूर, फिर अच्छा ये 2, 3, 4, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर सिंधिया। पूरा डेट के साथ आपको दिया गया था एक्सप्लेनेशन में, तो उसको आप अच्छे से नोट कर लें तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। आप देखिए टॉपिक डाल के इसको अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, तो इसका एक अच्छा नोट्स आप बना सकते हैं। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना? नहीं। मराठा और पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा करना? नहीं। खिराज के रूप में धन प्राप्त, धन भी नहीं। यहाँ पे अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना, यही ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मकसद था कि वो अपनी प्रभु सत्ता को स्थापित कर पाए। आगे चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये तो सही है। सहायक संधि 1863 में नहीं हुई थी। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी पर एकाधिकार, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप समय, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलते हैं आगे। उस समय नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप साम्राज्य धराशायी हो रहे थे। किन गवर्नर जनरल के समय की बात यहाँ पे की जा रही है? तो लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध जो है ये मैंने आपको कराया था कल, तो आपने देखा होगा गवर्नर जनरल वाले चैप्टर में आपने अच्छे से। यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध आपका कब हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। इसका देख लीजिए आप यहाँ पे समय अगर देखा जाए तो 1814 से 16, और लॉर्ड हेस्टिंग का समय कब से कब तक था? 1813 से 23 तक लॉर्ड हेस्टिंग का समय था। लॉर्ड हेस्टिंग
बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति भी इसी ने की थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था ये युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 में लेखबद्ध हुई और इसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 में किया गया। देखिए यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो राजकीय कोषागार का मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में इसने ट्रांसफ़र कर दिया था। राजस्व सुधारों के लिए परीक्षण और अशुद्धि इसने करवाया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग या वॉरेन हेस्टिंग, यहाँ पे इसका पूरा नाम हो जाता है। महाभियोग का मुकदमा भी इसी के ऊपर चलाया गया था। इतनी बात आपको लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में याद रखनी है। जितनी बातें मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, बोल रही हूँ, वो सब भी आप नोट करते चलेंगे। सुगौली की संधि कब हुई थी? देखिए अभी अभी हमने देखा है, तो ऑप्शन डी 1815 ईस्वी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध में यही था, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग अभी हमने देखा, आंग्ल नेपाल युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में था। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो डी ऑप्शन आपका गलत है। इसके समय में आंग्ल मराठा युद्ध नहीं होता है, कॉर्नवालिस के समय में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए किसके समय में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था और आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। ये समय वाला ये सब मैं आपको कल जो है करवा चुकी हूँ, उसको आप देखिएगा, उसका PDF भी आप ले लीजिएगा प्लेलिस्ट टेलीग्राम से। जबकि बक्सर का युद्ध मुनरो के ही नेतृत्व में लड़ा गया था, ये तो आपका सही था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है, ये बताना है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं। सर थॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे? सर थॉमस मुनरो बक्सर का युद्ध इसी के नेतृत्व में लड़ा गया था और 1820 से 1827 का जो समय है, इसी समय ये मद्रास के गवर्नर रहे थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो यहाँ पे विलियम बेंटिंग बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। विलियम बेंटिंग के शासनकाल में मैसूर राज्य को विलय कर लेता है अपने में। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या इल्ज़ाम लगा के मैसूर को अपने तरफ कर लिया जाता है। तो विलियम बेंटिंग ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग और कछार के रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था, क्योंकि वहाँ कथित रूप से कुशासन और अव्यवस्था थी। कुशासन का आरोप लगा के अवध को भी मिला लेता है अपने में। उस समय कौन लॉर्ड होता है? डलहौजी होता है। चलेंगे, ये क्वेश्चन भी हम देखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं बंगाल के, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन संबंधित है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका 1790 और 92 के बीच में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में होता है, ठीक है। टीपू सुल्तान के बीच में होता है और टीपू सुल्तान इसमें हार जाते हैं और श्रीरंगपट्टम की संधि यहाँ पे होती है, ठीक है। श्रीरंगपट्टम की संधि यहाँ पे होती है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से 92 के बीच में। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। ठगों के दमन के लिए निम्न में कौन इसमें से संबंधित है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन कैप्टन स्लीमैन हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। कैप्टन स्लीमैन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। यही नियुक्त किए गए थे, इसी के नेतृत्व में ठगों का अंत किया गया था, ठीक है। ठगों का अंत किया गया था। और अगर इसमें पूछा जाए कि कौन गवर्नर जनरल था, तो उस समय में विलियम बेंटिंग यहाँ पे हो जाएगा, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल भी था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था, ठीक है। सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों के समय में कौन था? विलियम बेंटिंग था। सती प्रथा 1829 में
ये सब बातें आपको ध्यान होगी, ठीक है। और अगर हम इनके बारे में बात करें तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1834 में बना था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो कैप्टन स्लीमन, यहाँ पे भी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ। अब यहाँ बताना है कि कौन सा विलियम बेंटिंक के समय में प्रारंभ किया गया। तो कौन कौन सा किया गया था यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अभी आपको बताया सती प्रथा का उन्मूलन, ये तो था ही। दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान हटाना, ये नहीं था। ठगों के संगठित गिरोह का दमन, ये भी था। तो दास प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत और ठगों का संगठित रूप, यानी 1, 2 और 4 आपका सही है। 1, 2, 4 कहाँ है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। सती प्रथा पर पाबंद किसने लगाई थी? ये क्वेश्चन आपको मैंने अभी भी बताया है, विलियम बेंटिंक आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन से गवर्नर जनरल थे उस समय पे? तो विलियम बेंटिंक हो जाएंगे। सती प्रथा और किसके प्रयास से हुआ था? तो राजा राम मोहन रॉय, ये भी ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत होता है, विलियम बेंटिंक के समय में। आगे चलते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये भी आप नोट कर लीजिए। राजा राम मोहन रॉय जो भारतीय सुधारक थे, भारतीय पुनः जागरण के पिता भी इनको कहा जाता है। विलियम बेंटिंक इस प्रथा को अवैध घोषित किया था इन्होंने, और बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों का समर्थन भी इन्होंने किया। विलियम बेंटिंक ने एक कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। और देखिए इसका धारा पूछा जाता है तो 17 नियम 17 यानी धारा 17 में 1829 में द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। और यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। 1830 में यह बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। आगे चलते हैं। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो अभी हमने देखा, पूरी तरह से हमें याद हो जाएगा एक एक क्वेश्चन, तो अच्छे से बस क्वेश्चन को कंप्लीट देखिए। विलियम बेंटिंक, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए पूछा जा रहा है विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ था? तो 1829 ईस्वी हम कई बार देखते हुए आ रहे हैं। चलते हैं आगे। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो क्लीवलैंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। क्लीवलैंड हिल असेंबली प्लान जो है क्लीवलैंड के समय में आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था। क्या है इसकी कहानी, हम देख लेते हैं। संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड, इनका पूरा नाम क्या है? ऑगस्टस क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान को क्रियान्वित किया गया। इसके अंतर्गत आदिवासी मुखियों को सीमित न्यायिक शक्तियां भी सौंपी गई और 1796 ईस्वी में रेगुलेशन 1 द्वारा इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास भी किया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दास प्रथा जो होता है, दास को निर्यात करने से रोका गया? तो कब रोका गया था? 1789 ईस्वी में रोका गया था। 1789 में बंगाल घोषणा द्वारा बंगाल से दासों को निर्यात करना जो है बंद कर दिया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड डलहौजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ रहा है। अभी देखिए आपको जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, तो वो राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी गवर्नर जनरल से संबंधित है वो सब हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको एक भी वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे से कंप्लीट देखेंगे तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अब जो है लास्ट होते होते एक एक क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति द्वारा किया गया था? तो अवध का विलय किसके द्वारा करता है? कुशासन का आरोप लगा के करता है। तो कुशासन या कुप्रशासन एक ही बात है, उसका आरोप लगा के अवध को अपने में विलय कर लेता है। कौन कर लेता है? लॉर्ड डलहौजी, मैंने आपको पहले भी बताया। और देखिए कई बार आपको पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो व्यक्तिगत जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत विलय किया किसको? सतारा।
फिर जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली और अवध। ठीक है, तो अवध को 1856 में करता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। बघात रियासत अभी अभी हमने देखा, बघात रियासत में 1850 ईस्वी में अपने अंदर ब्रिटिश विलय कर लेता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? किसको नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर, बी ऑप्शन आपका सही, क्योंकि सिंध, अवध और सतारा सबसे पहला था, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय जो है वो कब होता है? तो अभी भी हमने देखा 1856 ईस्वी में अवध का विलय हो जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में, ऑप्शन डी। विलय का सिद्धांत के तहत निम्न में से कौन सा कालक्रमानुसार आपको बताना है? तो यहाँ पे पहले तो सतारा था, उसके बाद बघात, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी, यानी 1 3 4 2, 1 3 4 2 आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बताना है कौन सा आपका सुमेलित है, यानी कि सही है। तो हमने अभी भी देखा 1856 ईस्वी में अवध का विलय हो जाता है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। यहाँ पे बताना है कि विलय की नीति नियोजन और क्रियान्वित किया गया किस जनरल के द्वारा? तो डलहौजी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। विलय की नीति पूछा जाए, चाहे व्यापगत नीति पूछा जाए, विलय नीति पूछा जाए, और ये दोनों, ये किसके अंदर होता है? डलहौजी के अंदर होता है ये। और ये क्या था? तो जब भी किसी राजा को अपना उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस स्थिति में गोद लेने की प्रथा को समाप्त करने के लिए ये विलय नीति अपनाई गई थी कि राजा को अगर अपना कोई संतान नहीं होगा तो कंपनी उसको अपने हाथ में ले लेगी उस राज्य को। यही थी विलय नीति। इसी के अंतर्गत झांसी को भी अपनाया गया था, जो झांसी की रानी के युद्ध होता है, ये सब कहानी आप जानते होंगे। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लगाकर किस शासक से हटा लिया गया था? तो अवध से हटाया गया था, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा। अवध से कुशासन का आरोप लगाकर कंपनी ने विलय नीति अपनाई थी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ बताना है कौन सा पहले होगा। सतारा पहले था, तो 3 आपका यहाँ और यहाँ है। आगे देख लेते हैं, 2 1 संबलपुर, उसके बाद ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? सतारा हुआ था, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताना है डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन है? तो ऑप्शन डी सतारा। अब आपको याद हो गया होगा। आगे देख लेते हैं, जेम्स एड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी का नाम था जेम्स एड्रूज रैमजे। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ से। क्या पूछे जाते हैं आपके? तो जो रेल जो है, सबसे पहले इसी के समय में रेल लाइन बिछाया गया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपका बनता है डलहौजी से संबंधित। अवध का विलय भी इसी के काल में हुआ था। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग, देखिए कुछ बात है जो डलहौजी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे नाम तो हमने जान लिया, एड्रूज बॉल रैमजे इसका नाम था, और इसमें अवध का विलय इसी के समय में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें रेल का निर्माण सबसे पहले किसके काल में हुआ? डलहौजी के काल में हुआ। और कहाँ से कहाँ तक हुआ था? तो ठाणे से बम्बई आपका हुआ था। और व्यक्तिगत नीति तो इसके अंदर आ ही जाता है। लोक निर्माण विभाग इसी ने स्टार्ट किया था, लोक निर्माण विभाग। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है। भारत में विद्युत तार का आरंभ भी सबसे पहले इसी ने किया था। विद्युत तार का आरंभ भी सबसे पहले जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया था।
और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पूछी जाती है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका पूछा जाता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ किसके समय में? अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय कब प्राप्त हुआ, किसके समय में हुआ? लॉर्ड एलन बैरो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड एलन बैरो। ठीक है, और एलन बैरो के संबंध में एक क्वेश्चन आपका और पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दास प्रथा का उन्मूलन जो है इसी के समय में हुआ था, दास प्रथा का उन्मूलन। ये क्वेश्चन भी खैर आपका देखने को मिलेगा। दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? एलन बैरो के समय में हुआ था, ये भी बात ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसने सिंध विजित पर उसका अधिकरण किया? सिंध विजित पर किसने उसका, नेपियर यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने सिंध विजित कर, सिंध को जीत कर उसका अधिकरण किया? तो नेपियर ने किया। देखिए यहाँ पे आपका ये बताया गया था, इसको देख लीजिए। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बैरो का काल था 42 से 44, ठीक है, 2 साल ही रहता है, 1842 से 44। इस दौरान 43 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, और पहला आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम जो था यही था, सिंध का साम्राज्य में विलय होना। आगे चलते हैं, सिंध पर ब्रिटिश का कब्जा कब किया गया? तो ये हमने देखा अभी 1843 ईस्वी में किया गया। आगे चलते हैं, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। क्वेश्चन एग्जाम, जितना भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ इसको 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा अच्छे से सभी क्वेश्चन का आंसर। यहाँ देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था? अब जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तब वहाँ का रेजिमेंट कौन था? निम्न में से कौन जो है अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था वहाँ रेजिडेंट? ठीक है, तो कौन था? जेम्स आउटरम, यहाँ पे राइट ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। देखिए इसके बारे में जान लीजिए। 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट चुना गया था, बनाया गया था। उसने कहा था कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है, जनता की अवस्था बहुत ही शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था, जिसमें कुशासन का आरोप लगाया गया। और 57 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यही क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे भी डिस्कस कर रही थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाया गया? तो लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रेल का निर्माण प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय में बिछाया गया था, ध्यान रखेंगे। प्रथम रेलवे लाइन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो अभी अभी हमने देखा बम्बई से थाने। चलते हैं आगे, यहाँ पे बताना है पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में की गई थी, ए ऑप्शन। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी वहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? रेल यात्रा प्रारंभ किसने की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, यही नाम था, ठीक है। कौन सी कंपनी थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। आगे चलते हैं, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो है वो किसका हुआ? तो डफरिन के समय में हुआ। यहाँ पे देख लीजिए 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, और यह राज्य जो है अंतिम था किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाला था, कौन सा जनरल था? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को स्वरूप देने वाला जो था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी, यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण कार्य में एक सैनिक बोर्ड था जिसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। ये भी मैंने आपको भी बताया था, सार्वजनिक उपयोग के लिए
कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाना इसमें किया गया। विधवा पुनर्विवाह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विधवा पुनर्विवाह जो किसके प्रयास से हुआ था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया था। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जान लीजिए। देखिए सती प्रथा एक हमने पढ़ा था। सती प्रथा राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से आया था 1829 में, और उसमें कितना भाग था? भाग 17 था। यहाँ पे देखिए भाग 15 में 1856 में 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 किसका समय है? लॉर्ड कैनिंग का। और इसी के समय में क्या होता है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट आता है 1856 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। और इस अधिनियम एक मिनट इसको देख लें। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। और इस अधिनियम के नियम कितना है? धारा 15 है। और विधवा विवाह को वैध माना गया और विवाह से उत्पन्न हुए बालक को भी वैध माना गया है। तो ये आपका किसके समय में हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। इसको प्रारूपित किया गया था, प्रस्ताव को किसके समय में? डलहौजी के समय में। लागू किसके समय में किया गया? कैनिंग के समय में। ध्यान रखेंगे। 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। किसने सुनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बर्नम या फिर हरकोट बटलर। तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड कैनिंग ने ही सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। घोषणा पत्र को पढ़ के कौन सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो महारानी का उद्घोषणा। और ये उद्घोषणा पत्र कब आया था? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये उद्घोषणा पढ़ा गया था। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद जो है उसको बदल के वायसराय का पद लाया गया था। और 58 में ही पहला वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पे? तो इलाहाबाद में। देखिए अलग अलग तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सबको ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया था। और 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था। किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था? इलाहाबाद में पढ़ा था। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, इसको भी ध्यान रखना है। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। किसमें किया गया था? तो इसी में किया गया था 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा में। जो रानी महारानी विक्टोरिया थी उसका जो उद्घोषणा पत्र था उसी में यह अधिकार दिया गया था, जिसके अंतर्गत जो विलय नीति थी ना, डलहौजी की जो विलय नीति थी, जिसमें यह था कि उत्तराधिकारी को गोद नहीं लेना है, उसको पुनः प्राप्त किया गया, पुनः स्थापित किया गया। क्योंकि 1857 की क्रांति में बहुत ये सब जो है एक प्रमुख कारण रहा था। तो ये सब बदला गया था। यही परिणाम यहाँ पे देखने को मिला था कि एक पुत्र के स्थान पर, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने की जो अधिकार है वो पुनः मिल गई थी। किसमें? यही रानी की उद्घोषणा में। 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद में जो वहाँ पे दरबार लगता है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया था? 1877 में। 1877 में भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। किसको? महारानी विक्टोरिया को। ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे राजसी उपाधि अधिनियम, रॉयल टाइटल एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 नवंबर 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज को 5 में
1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। तो यह महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी कब बनाया गया? 1873 में। जो दिल्ली दरबार लगाता है, कौन लगाता है? लॉर्ड लीटन लगाता है, ठीक है। इसी के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, जिसके तहत बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। 77 नंबर में हम चल रहे हैं। अभी क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जनरल गवर्नर ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो अभी मैंने आपको बताया लॉर्ड एलनबरो। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दास प्रथा का अंत उनको समाप्त किया था लॉर्ड एलनबरो ने, एक्ट 5 के द्वारा 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। और इसका अगर कार्यकाल देखें तो 2 साल का था, 42 से 44, 1800। आगे चलते हैं। सुमेलित क्वेश्चन बताना है यहाँ पे। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, पहला ही आपका सही है। आगे भी देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, ये भी गलत है। लॉर्ड वेलेस्ली होना चाहिए था सहायक संधि में। लॉर्ड कैनिंग राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं, लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये सब गलत है, बाकी एक ही सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त हुआ था। आगे चलते हैं। अभी फिर से हमें सुमेलित बताना, इस तरह क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये तो सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत संधि, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये आपका गलत है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में आया था? अभी 2 बार ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अब आपको याद हो रहे होंगे बिल्कुल अच्छे से। तो अगर आप पेशेंसफुली पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको यहाँ से कोई समस्या नहीं होने वाली है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त बिल्कुल सही है। वेलेस्ली सहायक संधि बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय युद्ध नहीं, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में नहीं हुआ था। विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये भी आपका सही है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में द्वितीय नहीं बल्कि तृतीय और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था हेस्टिंग के समय में। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। चलते हैं आगे। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो 1818 ईस्वी में। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? ये जो अभी हमने ऊपर देखा ना, इसी में इसके बारे में संपूर्ण बातें कही गई हैं। निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? किसने की थी? चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। राजपुताना की देसी रियासत के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बात यहाँ पे की जा रही है। राजपुताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मैकटॉफ ने की थी। और लॉर्ड हेस्टिंग ने राजपुताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपुताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉफ को वार्ताकार बनाया गया था। आगे चलते हैं। सुमेलित बताना है यहाँ पे कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब आप देख लीजिए यहाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। वेलेस्ली सहायक संधि, हेस्टिंग, तृतीय आंग्ल मराठा, सही है। उधर था आपका द्वितीय, ये है तृतीय। तृतीय आपका वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। और सर जॉन सॉर आंग्ल नेपाल युद्ध यहाँ पे आपका गलत दिया हुआ है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सब आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, म्यूट पॉज करके। चलते हैं आगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज, तो थोड़ा सा स्पीड में बढ़ेंगे। लॉर्ड एलनबरो अवध की विलीनीकरण, ये तो गलत है, एलनबरो नहीं होगा यहाँ पे। लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, तो ये भी नहीं होगा। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ
आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपका सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आप किसके समय में क्या हुआ था पूरा, यहाँ आप नोट कर सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सुमेलित कौन सा सही नहीं है वो बताना है। लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण, ये तो आपका अवध बिल्कुल सही है। कुशासन का आरोप लगा के डलहौजी जो है अवध का विलय कर लेता है। लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस की अलग ही बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं आपको कांग्रेस की अलग से करवाऊंगी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, चार्टर एक्ट 1833, ये भी सही है। लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्ल नहीं, ये तो गलत है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल गलत है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वो लॉर्ड लिटन के समय में नहीं हुआ था। ठीक है, किसके समय में हुआ था आंग्ल अफगान का युद्ध? तो ऑकलैंड के समय में हुआ था। गवर्नर जनरल ऑकलैंड के समय में हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय में द्वितीय आंग्ल युद्ध हुआ था, ध्यान रखेंगे। प्रथम आंग्ल युद्ध जनरल ऑकलैंड, द्वितीय आंग्ल युद्ध लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो गलत है। चलते हैं आगे। यहाँ बताना है कि निम्न में से किसने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति को अपनाया था? तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस सही हो जाएगा। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ये क्या था इसको देख लेते हैं। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या फिर कुशल अक्रमण्यता की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित माना जाता है, क्योंकि इसके वायसराय का काल 1864 से 69 था और इस नीति के अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा को स्पष्ट निश्चित किया गया। आगे चलते हैं। केंद्रीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? केंद्रीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड मेयो, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के समय में हुआ केंद्रीय विकेंद्रीकरण। आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है। तो भारत में अंग्रेजों का प्रथम सबसे पहला जनगणना किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए व्यवस्थित रूप से सबसे पहली बार जनगणना किसके समय में हुआ था, तब लॉर्ड रिपन आपका हो जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए पहला जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1869-72 के समय में और 72 में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है 1881 में। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनगणना करवाई? पहली बार किसने करवाई थी? तो लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। और नियमित जनगणना पहली बार किसने करवाई थी? तब लॉर्ड रिपन हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई जब वे भ्रमण पर गए थे एक दंडित अपराधी के द्वारा? तो यहाँ पे राइट आपका क्या हो जाएगा? किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मेयो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी यहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में सैडलर जेल जो है, सैडलर जेल, यहाँ पे घूमने जाता है लॉर्ड मेयो और यहीं पे एक कैदी होता है शेर खान। शेर खान नाम का एक कैदी होता है, वही इसकी मृत्यु कर देता है, इसको मार देता है। ठीक है, तो यही होगा इसकी पूरी कहानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस वायसराय की हत्या इसके शासनकाल में हुई? किस वायसराय की हत्या उसके शासनकाल यानी कार्यकाल के दौरान हुई थी? पहला ही वही था, लॉर्ड मेयो। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था, कौन हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आक्रमण्य की नीति ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लिटन, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
यहाँ पूछा जा रहा है कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा, तो कर्जन यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। यहाँ पे देखिए सबका समय आपको यहाँ दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लेंगे। सर्वाधिक यहाँ पे अगर बताया जा रहा है लॉर्ड कर्जन 99 से 1905 7 वर्ष तक रहा। लॉर्ड डफरिन 84 से 88 4 वर्ष तक। हार्डिंग 10 से 16 6 वर्ष। और लॉर्ड मेयो 69 से 72 3 वर्ष। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वायत्तवासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई, किसके द्वारा की गई, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। स्थानीय स्वायत्त का जनकदाता भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है। नगर निगम हो, नगर निगम, लॉर्ड रिपन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नगर पालिका जो है इसी की देन है, लॉर्ड रिपन की, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन किसने प्रोत्साहित किया, तो स्थानीय स्वायत्त शासन जहाँ भी आपको दिख जाए आप सीधा लगा देंगे लॉर्ड रिपन। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंध, ये नहीं था। हथियार से संबंधित नहीं था, ये न्यायाधीश से संबंधित था। कहाँ है आपका, भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र, ये तो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो जाएगा। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना, ये था एल्बर्ट बिल, लेकिन पास नहीं हो पाता। ये लॉर्ड रिपन के समय में आता है। रिपन अच्छा एक तरह से देखा जाए तो गवर्नर जनरल था, पूरे जितना भी गवर्नर जनरल हुआ उसमें सबसे अच्छा रिपन ही था। बहुत सारे काम इसने किए थे। और एल्बर्ट बिल इसमें से एक था, जिसमें जो है भारतीय, यहाँ पे बात क्या था कि एल्बर्ट बिल का मतलब था कि भारतीय न्यायाधीश जो थे वो नहीं रहेंगे, मतलब सिर्फ भारत की ही वो सुनवाई कर सकता है, ब्रिटिश की सुनवाई नहीं कर सकता है। और ब्रिटिश जो है भारत की भी सुनवाई कर सकते हैं, भारत के लोगों की। तो ये था उसमें, तो यहाँ पे इसको हटाया गया था और अयोग्यता को हटाया गया था। भारत के न्यायाधीश भी जो है अंग्रेज़ों की सुनवाई करेंगे, तो ये पसंद नहीं आया अंग्रेज़ों को, तो वो एल्बर्ट बिल को पास नहीं होने देते हैं। तो ये इसी से संबंधित था, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसमें सारी कहानी आपको यहाँ पे दी हुई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए बताना है भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था, कि वही इल्बर्ट बिल के बारे में बात की जा रही है। तो जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, देखिए यही था, पहला ही आपका ए ऑप्शन ही आपका उद्देश्य था। आगे भी हम देख लेते हैं। प्रेस से संबंधित तो ये नहीं था, प्रेस से संबंधित नहीं था। प्रशासनिक सेवा परीक्षा इससे भी संबंधित नहीं था। आर्म एक्ट से भी संबंधित नहीं था। ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, न्यायिक संबंध से था। यहाँ पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके काल में आया था, लॉर्ड रिपन के काल में आया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें दी गई हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ बताना है, कुछ कथन दिए गए हैं। फैक्ट्री एक्ट में दिया गया 81 में, ये तो आपका सही है। आगे चलते हैं। M.N. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे, तो ये तो नहीं, ये आपका एक सेकेंड, ए ऑप्शन आपका क्या था, देखना पड़ेगा। फैक्ट्री एक्ट जो है 181 औद्योगिक करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ नहीं बनाना था, तो यहाँ पे आपका एक तो गलत है और दूसरा आपका सही है। M.N. लोखंडे ब्रिटिश भारत का मजदूर आंदोलन संगठित कर अग्रगामी थे, तो ए और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल 2। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं।
ठीक है, चलते हैं आगे। स्थानीय स्वायत्त शासन का बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन हो जाएगा। अब तो ये इजी हो गया है। स्थानीय स्वायत्त शासन की बात की जा रही है, जहाँ पे नगर पालिका वगैरह की बात की जाए, ये सब आपका लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लीटन नहीं था, गलत हो जाएगा, पहला ही गलत हो गया। ए ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? लॉर्ड रिपन होना चाहिए था। सहायक संधि हमने देखा है, लॉर्ड वेलेजली सही है। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी। अपहरण नीति बोलो चाहे व्यक्तिगत नीति या विलय नीति। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ये तीन में आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। बताना है इसमें, मिलान करना है, तो यहाँ पे आप सीधा देख लीजिए। एक का सी, क्लाइव जो है किससे संबंधित थे? तो बंगाल में दोहरा शासन इसी ने स्टार्ट किया था, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। इसके अलावा मैं बात करूँ तो 2 का डी, अंग्रेजी शिक्षा किससे संबंधित है? बेंटिंग से संबंधित है। ये देखिए दोनों तरफ लिखा हुआ है, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आप सीधा सीधा इसको देख लीजिए। देखिए, क्लाइव द्वैत शासन प्रणाली से संबंधित था, और बेंटिंग की बात की जाए तो ये आधुनिक शिक्षा से संबंधित था। मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा से की नींव रखी गई थी बेंटिंग के द्वारा। और मैकाले की योजना एक ऐसा वर्ग बनाना था जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु उसके अंदर जो बुद्धि हो अंग्रेजों वाली हो, यही इसकी नीति थी मैकाले की। ठीक है, बाकी आप यहाँ देख लीजिए। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर प्रतिबंध हटाया था, इसलिए समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। इतनी बातें इसमें आपको ध्यान रखनी है। और कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ देखिए डलहौजी के संबंध में व्यक्तिगत नीति, व्यक्तिगत का सिद्धांत डलहौजी। स्वायत्त शासन लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन से बंगाल विभाजन, और लॉर्ड बेंटिंग के समय में सती प्रथा का निषेध। तो इस तरह से इसको मिलान कर सकते हैं हम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बताना है कौन सी जोड़ी आपका जनरल सही है। तो कौन सी सही है? कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट के समय में नहीं हुआ था। वेलेजली अस्थाई बंदोबस्त नहीं, यहाँ पे होगा कॉर्नवालिस होना चाहिए था। एलनबरो सिंध का विलय, सी ऑप्शन आपका सही है। लॉर्ड डलहौजी प्रथम आंग्ल अफगान नहीं, द्वितीय हो जाता है यहाँ पे डलहौजी में, है ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुई। ये पूरी कहानी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी किसके समय में हुई थी? तो कर्जन के समय में हुई थी। अभी भी हमने देखा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन। आगे चलते हैं। यहाँ पे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, इसकी स्थापना किसके समय में हुई? तो यहाँ पे मेयो होना चाहिए था, लॉर्ड अल्फ मेयो जो है उसके समय में हुई थी। यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन ही यहाँ पे गलत दिया है इसका। आप यहाँ देख लीजिए, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो बनाया गया वो गवर्नर जनरल और अर्ल ऑफ मेयो के समय बनाया गया। ड्यूक ऑफ अर्गिल सोसाइटी ऑफ स्टेट अर्गिल के सुझाव पर पुरातत्व विभाग बनाया गया था। ठीक है, मेयो या अर्गिल किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं है, ना अर्गिल ना मेयो, ये दोनों नाम आप ले सकते हैं इसमें। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के इस प्रश्न में इसको निरस्त कर दिया गया था ये क्वेश्चन को, तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो कर्जन के समय में हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने तुलना की थी भारत में कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से। आगे चलते, इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की? इंपीरियल कैडेट
क्रॉप्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन। कब हुआ था? 1901 में इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना। इसका उद्देश्य देशी नरेशों के राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों की सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, बताना है क्रम से यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हम देखें तो ये क्रम से ही वैसे दिया हुआ है, लॉर्ड कर्जन, फिर चैम्सफोर्ड, फिर लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड इरविन। ये आपका क्रम से ही दिया हुआ है, तो एक 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप समय देख सकते हैं। कर्जन का समय 1899 से 1905, हार्डिंग का 1910 से 1916, चैम्सफोर्ड का 1916 से 1921 और इरविन का 1926 से 31। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ये आपका सही है। दूसरा, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, ये भी बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। दोनों ही सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ आगे चलते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो यहाँ पे देखिए कर्जन और एक तरह से देखा जाए तो लॉर्ड मिंटो, ये दोनों ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक और ए और बी, कर्जन और मिंटो दोनों में ही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई है। ये इसको आप पढ़ सकते हैं, समय निकाल के चलते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए मैं सहायक बनूं। तो ये कौन चाहता था कि मेरे जीते जी कांग्रेस का अंत हो जाए? ये बात कौन चाहता था? तो ये हमें बताना है, कौन हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, ये कथन किसका था? तो महात्मा गांधी का था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और अगर ये बोला जाए कि मेरी इच्छा है कि मेरे जीते जी मैं इसके विनाश का सहायक बनूं, तो ये किसका था? लॉर्ड कर्जन का कथन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका पूछा जाता है। देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आगे चलते हैं, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध इस्तेमाल करने की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड मिंटो ने की थी। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन और मिंटो। यहाँ पे देखिए 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आता है, उसी में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो लॉर्ड रीडिंग के समय में क्या क्या? चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन और रॉलेट एक्ट का निरस्त इसी के समय में किया गया था। ये सब मैंने आपको कल के वीडियो में करवाया था, वहाँ से भी आप पूरा देख सकते हैं। देखिए किसके समय में कौन सा आया, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे सही जो है एक ही है। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के समय में सही है। ड्रॉक्टिंग ऑफ लैप्स डलहौजी के समय में, ड्रॉक्टिंग ऑफ लैप्स किसको कहते हैं? उसी को कहते हैं, विलय की नीति को। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में नहीं आया था, तो सी ऑप्शन ही आपका गलत है और गलत पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। एल्बर्ट बिल रिपन के समय में आया था, बिल्कुल सही। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था? लीटन होना चाहिए था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लीटन के समय में आया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, इसको भी देखना है कौन सा गलत है। तो ठगी का दमन विलियम बेंटिंग के समय में, बिल्कुल सही। इल्बर्ट बिल रिपन के समय में, ठीक है। रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में नहीं आया था, ये लीटन के समय में आया था, इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके काल में क्रियान्वयन हुआ? किसके काल में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग ने कलकत्ता से दिल्ली इसका ट्रांसफ़र किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे मिलान करना है। तो चूक का सिद्धांत या हड़प नीति डलहौजी। बंगाल विभाजन कर्जन के समय में हुआ। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के समय में आया।
और सामाजिक सुधार बेंटिंग के समय में हुआ। सामाजिक सुधार क्या क्या हुआ था? तो ठगी प्रथा का अंत और सती प्रथा का अंत लॉर्ड बेंटिंग के समय में हुआ था। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। तो ये हम चलते हैं, ये हमने देख लिया, ये पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ बताना है कौन सा किससे संबंधित है। ये तो पूरा एक बार में आएगा भी नहीं। देखिए इसको मैंने छोटा कर दिया है, अब आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये सूची 1 है, ये सूची 2 है, यहाँ पे बताना है। तो भारत में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तो कॉर्नवालिस का दूसरा नाम अर्ल और पहला मॉक्सिक्स। ये सी आपका ए का सी हो जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल 1833 के अधीन चार्टर एक्ट के अधीन कौन सा था? तो जेम्स एंड्रूज या फिर डलहौजी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी का 4 गिलबर्ट जॉन इलियट यानी मिंटो अर्ल, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। और डी का अगर हम देखें तो अब कौन सा बच गया? डी का 1 बच गया। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि 1935 के अधीन कौन सा हो जाएगा? अलीबार्ड पर्सिल वेवेल अर्ल वेवेल, यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बताना है कौन सा सही होगा। संबलपुर 1849, सतारा सबसे पहले हुआ था हमारा 1848 में, उसके बाद अवध 1856 और झांसी 1854। इस तरह से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है कौन सा विलय पहले हुआ है, कौन सा बाद में। इस तरह से देख के बताना है। तो पहले हो गया पंजाब का विलय, फिर सिक्किम का, फिर विलय बर्मा का, झांसी। 3 1 4 2 बी ऑप्शन। यहाँ पे आप इसको डेट के साथ देख सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर या खान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? आरंभ किस समय में किया गया था? तो इसमें से तो कोई भी नहीं है ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1857 के विद्रोह के समय में अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों को आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलत, भूमि अनुदान, ऋण माफ, ये सब किया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर और मुस्लिमों और पारसियों को दी जाने वाली उपाधि खान बहादुर, ये 1859 और 1860 में इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बस यहीं तक हमारा क्वेश्चन था। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट किए। यहाँ तक अगर आप मेरे सेशन में बने हुए हैं तो आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि लॉर्ड लिटन के समय में कितने नंबर का दिल्ली दरबार हुआ था, ये हमें बताना है। दिल्ली दरबार कितने नंबर का हुआ है, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा।